पिछले लेसन्स में हमने डोमेन भी रजिस्टर कर ली और उसके डीएनएस के लिए क्लाउडफ्लेयर पे अकाउंट भी सेटअप कर लिया। अब चलते हैं वेब होस्टिंग पे। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में ख्याल आता है कि हमने डोमेन ख़रीद ली तो हमें हमारी वेबसाइट मिल गई, अब वेब होस्टिंग का क्या इससे लेना देना। तो डोमेन रजिस्ट्रेशन ऐसे है जैसे आपने अपने बिज़नेस का, अपने कारोबार का नाम रजिस्टर कर लिया, और वेब होस्टिंग ऐसे है जैसे आपने उसका किसी बिल्डिंग में ऑफिस रेंट पे लिया जहाँ से आप कारोबार चलाएंगे। तो आपका वेब होस्ट बेसिकली आपके कारोबार की ऑनलाइन ऑफिस स्पेस होगी, जबकि आपका डोमेन नेम उसका साइन बोर्ड होगा जिससे किसी को पता चलेगा कि ये कारोबार यहाँ पे है। तो अपनी साइट के लिए एक वेब होस्ट कैसे चुना जाए, इसके लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है reviewsignal.com। इस पे अनबायस्ड वेब होस्टिंग के रिव्यूज़ भी होते हैं और इनका होस्टिंग हेल्पर टूल आपको अपने मकसद के लिए बेहतरीन होस्टिंग चूज़ करने में मदद देता है। तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जिसे अपनी कंपनी वेबसाइट होस्ट करनी है और आप उसे ख़ुद मैनेज करने में कंफर्टेबल नहीं हैं और आपका बजट $10 से कम है, और साथ में कुछ और ऑप्शंस भी देता है कि आई हैव आउटग्रोन माई करंट होस्टिंग प्लान, यानी आप अभी जहाँ पे आप होस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, वहाँ उसके प्लान के रिसोर्सेज से ज़्यादा आपके रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो गई है। या आई नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड, यानी आपको नॉर्मल वेब होस्ट पे जिस तरह का वेब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है उसके अलावा कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ सबमिट पे क्लिक करें और आपको ये रिकमेंडेशंस दिखाना शुरू कर देगा। तो एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो अपनी कंपनी वेबसाइट होस्ट करना चाहता है और वो अपनी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए नॉन होस्ट सबसे अच्छा है, उसके बाद साइट ग्राउंड है, फिर हेडसनर, ड्रीम होस्ट और TSO होस्ट है। लेकिन हम चूँकि ख़तरों के खिलाड़ी हैं, हम डेवलपर्स हैं, हम इन होस्ट्स पे नहीं जाएंगे। हम सिलेक्ट करते हैं कि आई एम ए डेवलपर। उसके बाद यहाँ आप कोई भी चूज़ कर लें, स्टोर सिलेक्ट कर लें, कंपनी वेबसाइट सिलेक्ट कर लें। हम सिलेक्ट करते हैं स्टोर, क्योंकि स्टोर की अक्सर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम कंफर्टेबल हैं वेबसाइट को ख़ुद मैनेज करने के। बजट हमारा $10 से कम नहीं है क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल ओशन, जो कि मेरे सबसे पसंदीदा क्लाउड वेब होस्ट में भी शामिल है। जो पिछली ऑप्शंस नज़र आ रही थी उनमें ज़्यादातर क्लाउड होस्ट ऑप्शंस नहीं थी, उनमें नॉर्मल होस्टिंग ऑप्शंस थी जो cPanel बेस्ड होती हैं और जिनके वेब सर्वर्स हार्डवेयर सर्वर्स होते हैं। डिजिटल ओशन, गूगल क्लाउड, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनके नॉर्मल होस्टिंग पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज़ है स्केलिंग। अगर आप क्लाउड होस्टिंग पे हैं और आपको अचानक ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो आप अपने सर्वर को स्केल अप कर सकते हैं काफ़ी आसानी से बनिस्बत एक नॉर्मल होस्टिंग सर्विस के, जिस पे अपने अकाउंट को स्केल करना बहुत जल्दी, बहुत आसानी से वो इतना पॉसिबल नहीं होता अक्सर। तो हम भी डिजिटल ओशन ही अपने इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिजिटल ओशन पे हम अपनी वेबसाइट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। जब आप डिजिटल ओशन की साइट पे आएंगे तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट के लिए साइन अप करना पड़ेगा, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। मेरा यहाँ ऑलरेडी अकाउंट है। नए यूज़र्स को जो पहली दफ़ा डिजिटल ओशन पे साइन अप कर रहे हो, डिजिटल ओशन $100 का क्रेडिट देता है जो अगले 60 डेज़ के अंदर अंदर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 महीने के लिए आप डिजिटल ओशन को फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन $50 फ़ी महीना तक। और आपके इस्तेमाल के लिए जो आपकी ज़रूरत है वो इससे कहीं कम होगी। तो 2 महीने तक आप अगर इसे खेलना चाहते हैं, आपके लिए तकरीबन बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा, डिजिटल ओशन हमें वर्चुअल सर्वर दे देता है, लेकिन उसे डिजिटल ओशन के थ्रू मैनेज करना, उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, वो आसान नहीं है, बल्कि डायरेक्टली तो मुमकिन ही नहीं है। डिजिटल ओशन की मार्केट प्लेस में कुछ 1 क्लिक इंस्टॉल्स अवेलेबल हैं, जिनमें वर्डप्रेस का भी 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है, लेकिन वो पुराना है। उसमें वर्डप्रेस का वर्जन अभी तक 4 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और उसका जो ओवरऑल सर्वर सेटअप है वो भी इतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता है। तो उसके लिए हम कुछ मज़ीद सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। इनमें मेरी पसंदीदा सर्विसेज हैं रन क्लाउड, स्पिनअप WP, क्लाउडवेज और साइबर पैनल। ये सर्विसेज हमें बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस देती हैं जिससे हम अपने वेब सर्वर पे
वेब एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस एक वेब एप्लीकेशन है, वो हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और वेब सर्वर के यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि एक सर्वर पे आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स रन करें और हर वेबसाइट का अपना यूज़र हो, जिस तरह आपके क्लाइंट्स हो गए, या आप खुद अगर वर्डप्रेस की मुख्तलिफ साइट्स को सिक्योरिटी के लिहाज से एक अकाउंट पे नहीं रखना चाहते, सर्वर पे मुख्तलिफ अकाउंट्स पे रखना चाहते हैं, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको कभी भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स एक सर्वर पे एक अकाउंट पे नहीं रन करनी चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि अगर एक साइट में कोई सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज़ आ गया या कोई हैक हो गई तो उस अकाउंट पे मौजूद तमाम वेबसाइट्स उससे अफेक्ट होंगी। तो आइए देखते हैं रन क्लाउड, स्पिन अप वर्डप्रेस, क्लाउडवेज और साइबर पैनल के चंद फीचर्स को। ये चारों काफ़ी मिलती जुलती सर्विसेज हैं। कुछ इनमें फ़र्क हैं। मिसाल के तौर पे रन क्लाउड पे एक अकाउंट आपको बनाना पड़ता है और उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए आप सर्वर सेटअप कर सकते हैं, उन सर्वर्स पे एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। स्पिन अप WP भी ऐसे ही चलती है। इन दोनों सर्विसेज में मुश्तरका बात यह है कि इनमें आप डिजिटल ओशन का अपना अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। क्लाउडवेज इनसे कुछ हद तक मुख्तलिफ है कि क्लाउडवेज में आप डिजिटल ओशन का अपना अकाउंट नहीं इस्तेमाल करते। क्लाउडवेज आपके बिहाफ पे डिजिटल ओशन या वल्चर या अमेज़ॉन के AWS या किसी भी सपोर्टेड क्लाउड सर्विस पे सर्वर सेटअप करता है और वो सर्वर आपकी प्रॉपर्टी नहीं होता। वो सर्वर बेसिकली क्लाउडवेज ने रेंट किया होता है। वो उस सर्वर के चार्जेस पे अपना प्रॉफिट, अपने चार्जेस ऐड करके वो आपको चार्ज करता है। जबकि रन क्लाउड और स्पिन अप WP के केस में आपने क्लाउड सर्वर की फ़ी डायरेक्टली डिजिटल ओशन को देनी है और रन क्लाउड या स्पिन अप WP को इनकी सर्विस यूज़ करने की फ़ी देनी है। क्लाउडवेज काफ़ी लोगों को स्पिन अप WP और रन क्लाउड की निस्बत आसान लगता है और इसमें चूँकि आपने एक सर्विस से ही सर्वर भी और होस्टिंग कंट्रोल पैनल भी लेना है, तो आपका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, एक इंटरफेस होता है। मेरे नज़दीक इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये है कि ठीक है, एक जगह से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आप अपने होस्टिंग कंट्रोल पैनल और अपने सर्वर प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं रख सकते। यानी अगर आपके क्लाउडवेज के अकाउंट पे किसी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आप ये नहीं कर सकते कि क्लाउडवेज को अपने डिजिटल ओशन अकाउंट से डिस्कनेक्ट कर दिया और डिजिटल ओशन के सर्वर को डायरेक्टली मैनेज कर लिया। आपका डिजिटल ओशन सर्वर इस अकाउंट से परमानेंटली टाइड है और आप क्लाउडवेज अकाउंट लूज़ करते हैं तो आपका डिजिटल ओशन सर्वर भी लूज़ होता है। दूसरी तरफ स्पिन अप WP और रन क्लाउड, ये एक सर्वर के लिए अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो क्लाउडवेज से कुछ महंगी सर्विसेज हैं, लेकिन इनमें आपका कंट्रोल पैनल और आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अकाउंट्स पे होते हैं। इनकी प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। रन क्लाउड का बेसिक प्लान तकरीबन $6.5 से कुछ ऊपर पड़ता है फ़ी महीना। प्रो प्लान $12.5 और बिज़नेस प्लान $37.5। आपको अगर शुरू में सिर्फ एक सर्वर चाहिए तो बेसिक प्लान आपके लिए काफ़ी है और इसमें वो तमाम फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ज़रूरत है। अगर आप इसे डिजिटल ओशन के $5 माहाना के सर्वर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका टोटल माहाना बिल बनता है $11.67। स्पिन अप WP पे आए तो उसकी प्राइस रन क्लाउड की प्राइस से कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके पर्सनल प्लान की माहाना प्राइस $9 है, यानी इसे अगर आप डिजिटल ओशन के $5 माहाना वाले सर्वर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका टोटल माहाना बिल बनेगा $14। क्लाउडवेज को अगर आप डिजिटल ओशन के $5 माहाना वाले सर्वर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको उन दोनों सर्विसेज से सस्ता पड़ेगा। इसका बिल आपका बनेगा $10 माहाना, यानी इनकी एक सर्वर के लिए फ़ी $5 है। लेकिन इसमें जैसे जैसे आप बड़े सर्वर की तरफ जाते जाएंगे आपका क्लाउडवेज का बिल उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। यानी अगर आप $10 माहाना वाला डिजिटल ओशन सर्वर इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्लाउडवेज का टोटल बिल होगा $22, लेकिन $10 वाले सर्वर का रन क्लाउड के साथ बिल होगा $16.67 और स्पिन अप WP के साथ बिल होगा $19। अब देखते हैं साइबर पैनल की ऑप्शन। ये भी एक बहुत अच्छा फ्री ऑप्शन है और ये लाइट स्पीड वेब सर्वर यूज़ करता है जो कि काफ़ी फास्ट और काफ़ी हाई परफॉर्मेंस सर्वर समझा जाता है। लेकिन इसका सेटअप एक न्यू यूज़र के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके फीचर्स एक न्यू यूज़र के लिए थोड़े से ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। बहरहाल अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर इससे खेलिए, इसके फ़ीचर्स को सीखिए। बहुत अच्छी सर्विस है। और अगर आपको इन तमाम
अभी तक जो हमारे डिस्कस किए गए सर्वर कंट्रोल पैनल्स हैं, इससे थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि यार ये हम कितनी चीज़ों में पड़ गए हैं। पहले डोमेन, फिर क्लाउड होस्टिंग, फिर ये तमाम कंट्रोल पैनल्स। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही जगह से डोमेन ख़रीदें, वहीं पे हमें होस्टिंग मिल जाए और हमें किसी थर्ड पार्टी पैनल की भी ज़रूरत ना हो? तो EasyWP एक अच्छी सर्विस है जो बिल्कुल बेसिक बिगिनर साइट्स के लिए काफ़ी मुनासिब है। ये डिजिटल ओशन को नहीं यूज़ करती, ये किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को उस तरह से डायरेक्टली नहीं यूज़ करती। ये नेम चीप की सर्विस है। सो जब नेम चीप से आप डोमेन ख़रीदते हैं तो उसी डोमेन ख़रीदने के इंटरफेस में आपको एक EasyWP की ऑप्शन भी नज़र आती है, जिसे अगर आप साइन अप करें तो आप उसी डोमेन को EasyWP पे सेटअप करके इस पर अपनी साइट स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग भी देख लेते हैं। ये स्टार्ट होती है तकरीबन $4 से कुछ कम फ़ी महीना, और पहला महीना सिर्फ $1 में। और जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज की ज़रूरत बढ़ती है, इसके उससे बड़े प्लान्स भी मौजूद हैं। मैं ख़ुद ये इस्तेमाल भी नहीं करता और रेकमेंड भी सिर्फ चंद लिमिटेड केसेस में करता हूँ कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सीखना हो छोटी सी किसी साइट के साथ। अगर आपने किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्स साइट बनानी है, किसी ई-कॉमर्स टाइप की या ऑनलाइन कोर्सेज टाइप की साइट बनानी है, उसके लिए ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये ब्लॉग, पर्सनल साइट, छोटी सी पोर्टफोलियो साइट, छोटी सी ब्रोशर साइट, उसके लिए ये काम चला सकता है। इस कोर्स में हम रन क्लाउड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इन तमाम ऑप्शंस में सबसे सस्ती है। मेरे पास SpinUpWP का भी अकाउंट है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रन क्लाउड आपके लिए निस्बतन अफोर्डेबल रहेगा। हम DigitalOcean के $5 माहाना सर्वर के साथ अपना काम शुरू करेंगे। उसमें ये तकरीबन $60 से कम हम ऐड करें तो ये माहाना बन जाते हैं $12 से कुछ कम। और DigitalOcean के सर्वर पे अगर हम बैकअप इनेबल करें, जिसका तकरीबन $1 माहाना एडिशनल चार्ज होता है, तो ये तकरीबन $13 से $14 माहाना आपको पड़ेगा, जो कि बहुत मुनासिब है एक वेबसाइट चलाने के लिए, एक क्वालिटी होस्टिंग का मिलना इतने पैसों में। तो ये था हमारा कुछ होस्टिंग की ऑप्शंस का ओवरव्यू। इसके अलावा भी बहुत होस्टिंग ऑप्शंस हैं। मैं आपको चंद ऑप्शंस अवॉइड करने का कहूँगा जिनमें सरफहरिस्त हैं ऐसी कंपनीज़ जो EIG नामी एक ग्रुप की मलकियत हैं। उनमें काफ़ी मशहूर ब्रांड्स आ जाते हैं। आप अगर लिस्ट ऑफ EIG ओन्ड वेब होस्टिंग कंपनी सर्च करें तो आपको उसकी कई लिस्ट्स ऑनलाइन मिल जाएंगी। उन्हें आप अवॉइड करें क्योंकि वो बहुत लो परफॉर्मेंस और बहुत पुअरली सपोर्टेड सर्विसेज हैं। इसी तरह GoDaddy एक और सर्विस है जो मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ और दूसरों को भी अवॉइड करने को कहता हूँ, बिकॉज आप उसमें जितना पे करेंगे उस हिसाब से आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती। बिल्कुल एंट्री लेवल सस्ती साइट के लिए अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो उसके लिए भी EasyWP जैसी ऑप्शन मौजूद है। तो GoDaddy और HostGator और Bluehost टाइप की सर्विसेज पे जाने का कोई किसी किस्म का मकसद नहीं बनता। बहरहाल वर्डप्रेस किसी भी मॉडर्न होस्टिंग प्रोवाइडर पे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आइए हम रन क्लाउड को इस्तेमाल करते हुए अपना पहला DigitalOcean सर्वर वर्डप्रेस के लिए सेटअप करते हैं। आप जब रन क्लाउड के लिए रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप रन क्लाउड डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको आपके सर्वर्स की लिस्ट मिलेगी और यहाँ पे आप कनेक्ट टू अ न्यू सर्वर क्लिक करके एक नया सर्वर इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप अपना सर्वर प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। हम DigitalOcean यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी या तो हम सर्वर बिल्ड करें या हम सर्वर को IP एड्रेस के साथ कनेक्ट करें। दोनों ऑप्शंस यूज़ की जा सकती हैं। सेकंड ऑप्शन तब इस्तेमाल की जाएगी अगर आपने DigitalOcean के अकाउंट में जाके पहले अपना सर्वर बना लिया है, तो उस सर्वर को आप रन क्लाउड के साथ ही ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान ऑप्शन बिल्ड सर्वर की है। इसमें आपको DigitalOcean में जाके पहले अपना सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए रन क्लाउड ये काम करेगा। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि रन क्लाउड को DigitalOcean के साथ API की के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। इस इंस्टॉलेशन नोट में ये रीड हेयर के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका DigitalOcean अकाउंट का API सेक्शन ओपन होगा, जहां आप एक नई API की जनरेट कर सकते हैं जो इस्तेमाल करते हुए आप DigitalOcean के साथ रन क्लाउड को कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने डिजिटल अकाउंट डैशबोर्ड में पहले से मौजूद हैं तो यहाँ आपको अकाउंट के नीचे सेटिंग्स और बिलिंग के बाद API की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ आके आप एक नया API टोकन जनरेट कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने टोकन को कोई नाम देना होगा। मैं उमूमन वो नाम देता हूँ जिस सर्विस के साथ मैंने इस टोकन को इस्तेमाल करना हो, यानी अगर मैंने रन क्लाउड के साथ इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ रन क्लाउड का नाम दूंगा। और स्कोप में
रीड और राइट दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर राइट ऑप्शन नहीं दी गई तो जो हमारी थर्ड पार्टी सर्विस है, यानी इस केस में रन क्लाउड, वो डिजिटल अकाउंट में कोई नया सर्वर क्रिएट नहीं कर सकेगी, किसी सर्वर को मॉडिफाई नहीं कर सकेगी। इसलिए हमें राइट ऑप्शन देना लाजमी है। नाम देने के बाद आप जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो एक टोकन की जनरेट होगी जो आप कॉपी कर लेंगे उस स्टेज पे। मैं चूँकि ऑलरेडी जनरेट कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रन क्लाउड और स्पिन अप WP दोनों के लिए टोकन्स जनरेटेड है। वो की आप कॉपी करेंगे और आप रन क्लाउड में वापस आके ऐड न्यू की पे क्लिक करेंगे, जिसमें आप की का लेबल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं डिजिटल ओशन का लेबल देता हूँ और सर्विस में डिजिटल ओशन ही सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये मैं डिजिटल ओशन की एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप वो सीक्रेट की एंटर करेंगे। अच्छा, आपको अगर दो कीज़ मिलती हैं, एक पब्लिक की और एक सीक्रेट की है, किसी भी प्रोवाइडर को इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे आपने सीक्रेट की एंटर करनी है। और ऐड API की करेंगे तो आपकी की डिजिटल ओशन को रन क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए रन क्लाउड के पैनल में आ जाएगी। उसके बाद आपने कीज़ की लिस्ट से की सिलेक्ट करनी है। मैं चूँकि यहाँ ऑलरेडी DO@HQ राजा, डिजिटल ओशन @HQ राजा के नाम से एक की ऐड कर चुका हूँ। जब मैं डिजिटल ओशन को रन क्लाउड के साथ पहली दफ़ा कनेक्ट कर रहा था तब ये ऐड हुई थी, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं बिल्ड सर्वर पे क्लिक करूँगा। अब हम सबसे पहले यहाँ ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा नया सर्वर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा। इसके लिए मैं सबको रेकमेंड करता हूँ Ubuntu 20.04 सिलेक्ट करें। उसके बाद सिलेक्ट करें कि आपका सर्वर कौन से डेटा सेंटर में होगा। डेटा सेंटर की चॉइस इस पर मबनी होनी चाहिए कि आपके साइट के सबसे ज़्यादा विजिटर्स कहाँ से आएंगे। उसके करीब तरीन डेटा सेंटर रखना साइट की स्पीड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर हमारे ज़्यादातर यूज़र्स यूरोप से हैं तो एम्स्टर्डम 3 या फ्रैंकफर्ट 1 बेहतर है। यूरोप में अगर स्पेसिफिकली इंग्लैंड से हैं तो लंदन 1 ज़्यादा बेहतर है। अगर साउथ ईस्ट एशिया से हैं तो सिंगापुर सही रहेगा। अगर अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से हैं तो न्यूयॉर्क, अगर वेस्ट कोस्ट से हैं तो सैन फ्रांसिस्को, और इसी तरह कनाडा से हैं तो टोरंटो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ न्यूयॉर्क 3। और इस कोर्स के मकसद के लिए हमें $5 माहाना वाला सर्वर बेहतरीन रहेगा। इससे ज़्यादा किसी ऊपर के प्लान की हमें फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वर का नाम मैं उमूमन ऐसा रखता हूँ जो उस प्रोजेक्ट के नाम के मुताबिक हो, ताकि मुझे सर्वर्स की लिस्ट में देखते ही पता चल जाए कि ये फ़लाँ प्रोजेक्ट से मुताल्लिका सर्वर है। तो इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम इसका नाम रख देते हैं BWWP। ये एक्नॉलेजमेंट चेकबॉक्स टिक करें और ऐड न्यू सर्वर पे क्लिक करें और आपका सर्वर प्रोविज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में बेसिकली रन क्लाउड डिजिटल ओशन को बताएगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक सर्वर स्टार्ट कर दें और उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके उसे आपके रन क्लाउड के सर्वर सेक्शन में आपको फराहम कर देगा, ताकि आप उस सर्वर को इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। इस प्रोसेस में चंद मिनट लग सकते हैं, जिस दौरान आपको सर्वर के सेटअप होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस दौरान हमारा सर्वर सेटअप होता है उस दौरान हम रन क्लाउड के DNS मैनेजर को देख लेते हैं, जो आपके क्लाउडफ्लेयर अकाउंट के साथ कनेक्ट करता है, ताकि आपको अपने वेबसाइट्स के लिए DNS मैनेज करने के लिए क्लाउडफ्लेयर में ना लॉगिन करना पड़े, आप उसे आसानी से रन क्लाउड के इंटरफेस में रहते हुए ही मैनेज कर सकें। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। आप अगर इसे स्किप करते हैं तो आप अपने DNS को डायरेक्टली अपने रन क्लाउड अकाउंट में वेबसाइट सिलेक्ट करने के बाद DNS सेक्शन में जाके मैनेज कर सकते हैं। क्लाउडफ्लेयर पे DNS मैनेज करने के लिए आपको रन क्लाउड में सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर की API की ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए ऐड न्यू की पे क्लिक करें, की का एक लेबल सिलेक्ट करें, सर्विस में क्लाउडफ्लेयर सिलेक्ट करें, अपना क्लाउडफ्लेयर अकाउंट का या उस की का यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस एंटर करें। यहाँ पे आप वो की सीक्रेट एंटर करें और ऐड API की करें तो आपका रन क्लाउड अकाउंट आपके क्लाउडवेज अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्लाउडफ्लेयर की API की के लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा। यहाँ API टोकन्स के सेक्शन में आप अपनी API कीज़ देख भी सकते हैं और उन्हें तब्दील भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको ग्लोबल API की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप व्यू पे क्लिक करें तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जिसे आप अपने रन क्लाउड अकाउंट में यहाँ ऐड कर सकते हैं। की ऐड करने के बाद अगर आप वापस DNS मैनेजर में जाएं तो यहाँ आप की सिलेक्शन बॉक्स में क्लाउडफ्लेयर की अपनी की सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप कोई भी डोमेन नेम अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में ऐड भी कर सकते हैं।
जब आप DNS मैनेजर में अपनी क्लाउडफ्लेयर की की सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी तमाम डोमेन्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी bwwp.xyz डोमेन भी यहाँ मौजूद है। अगर हम इस डोमेन पे क्लिक करें तो हम इस डोमेन के लिए DNS रिकॉर्ड्स यहाँ रन क्लाउड के इंटरफेस से ही मैनेज कर सकते हैं, तो हमें क्लाउडफ्लेयर के इंटरफेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान देखते हैं कि हमारे सर्वर का क्या स्टेटस है। हमारा सर्वर कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। इस पे अभी हम अपनी वेबसाइट सेटअप करना शुरू कर सकते हैं। अब एक आखिरी स्टेप जो रहता है वो ये है कि DNS मैनेजर में आइए। यहाँ सबसे पहले ध्यान कीजिए कि जो वेबसाइट सिलेक्टेड है वो आपकी यही डोमेन है, हमारे केस में bwwp.xyz। यहाँ DNS रिकॉर्ड में टाइप A होनी चाहिए। होस्ट नेम में @ का सिंबल जो ईमेल एड्रेस में इस्तेमाल करते हैं वो एंटर कीजिए। कंटेंट पे क्लिक कीजिए तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपके तमाम कनेक्टेड सर्वर्स जो आपके रन क्लाउड अकाउंट में मौजूद हैं उनकी लिस्ट और IP एड्रेसेस होंगे। उनमें जो इस साइट के लिए रेलेवेंट सर्वर है उस पर क्लिक कीजिए। बाकी तमाम ऑप्शंस को एज इट इज़ रहने दीजिए और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। इससे ये होगा कि आपकी साइट की ये डोमेन नेम इस सर्वर के IP एड्रेस पे पॉइंट करना शुरू कर देगी। ए रिकॉर्ड जो DNS में होता है उसका मतलब होता है एड्रेस रिकॉर्ड। ये बेसिकली बताता है कि इस डोमेन का एक्चुअल IP एड्रेस क्या है। यहाँ पे मैं एक और स्टेप भी करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड टाइप में CNAME सिलेक्ट करता हूँ, होस्ट नेम में www सिलेक्ट करता हूँ, इज़ एन एलियस ऑफ में @ का सिंबल सेलेक्ट करता हूँ और इस रिकॉर्ड को भी ऐड कर देता हूँ। CNAME रिकॉर्ड बेसिकली ये बताता है कि जो भी सब डोमेन हमने एंटर की, जो इस केस में www थी, उसे कोई विज़िट करे तो वो कहाँ पे जाए। तो उसके टारगेट में जो मैंने @ का सिंबल एंटर किया था, @ हमेशा आपकी रूट डोमेन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपकी डोमेन bwwp.xyz है तो @ इसी डोमेन पे जाएगा, वो www. या किसी भी सब डोमेन पे नहीं जाएगा। इस CNAME रिकॉर्ड का ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई www के साथ आपकी साइट विज़िट करे तो वो भी उसी IP एड्रेस पे पहुंच जाता है जो A रिकॉर्ड में bwwp.xyz के लिए डिफाइंड है। अगर आप चाहें तो www सब डोमेन के लिए एक सेपरेट A रिकॉर्ड भी सेट कर सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली उसका IP एड्रेस बताना पड़ेगा। CNAME और A रिकॉर्ड में फ़र्क ये है कि CNAME किसी डोमेन पे पॉइंट करता है और उस डोमेन के IP एड्रेस पे इनडायरेक्टली फिर पॉइंट करता है, जबकि A रिकॉर्ड को हमेशा किसी IP एड्रेस पे पॉइंट करना ज़रूरी होता है, वो डोमेन पे पॉइंट नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमारा होस्टिंग और DNS का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब अगले लेसन में हम इस सर्वर पे, इस होस्टिंग सेटअप पे, इस डोमेन नेम के साथ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे।